Assalamu alaikum YouTube family. Today I am going to give you tips regarding thesis statement. और आपको पता है कि thesis statement is a fundamental part of English essay और वो चाहे फिर CSS का हो या PMS का हो। और इसमें होता क्या है, इसमें आप स्टांस देते हैं रिगार्डिंग जो भी आपका एस्से का स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप स्टांस लेते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं और इस तरह से आप अपने थीसिस स्टेटमेंट को तरतीब देते हैं। थीसिस स्टेटमेंट पे ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है, मैं स्क्रीन पे भी शो कर देती हूँ, काइंडली आप वो भी देख लीजिए ताकि आपकी सारी की सारी मिसकंसेप्शंस जो हैं रिगार्डिंग थीसिस स्टेटमेंट दूर हो जाएं। और सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट ही नहीं बल्कि इस चैनल पे आपको पूरी की पूरी एस्से सीरीज़ मिल जाएगी जिसमें आउटलाइन से लेकर इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स, कंक्लूजन, हर चीज़ आपको वहाँ पे सैम्पल के साथ समझाई हुई है। तो काइंडली आप वो भी देखिएगा ताकि आपको पूरा जो एस्से है लिखना आ जाए। तो आज उससे रिलेटेड ही मैं आपको गोल्डन टिप्स देने वाली हूँ। सबसे पहला जो इसका फंडामेंटल रूल है वो ये है कि यू हैव टू यूज़ कीवर्ड्स, ठीक है। और कीवर्ड्स आपको कहाँ से मिलेंगे? आपको एस्से की जो स्टेटमेंट होती है वहाँ से आपको कीवर्ड्स उठाने हैं, सही है। मिसाल के तौर पे 2018 में एक टॉपिक आया था डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स। अब इसमें कीवर्ड्स क्या हैं? एक तो कीवर्ड हो गया डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, दूसरा कीवर्ड होप्स और तीसरा कीवर्ड हर्डल्स। अब आपने अपने थीसिस स्टेटमेंट में इन तीनों कीवर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करना है। फॉर इंस्टेंस, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हैज़ बीन फेसिंग severe hurdles since the inception of the country. However, steps can be taken to keep the hopes of its revival alive. तो आपने क्या किया इसमें? आपने इसको जनरल भी रखा और साथ ही साथ आपने इसमें कीवर्ड्स भी इनकॉर्पोरेट कर लिए, तीनों के तीनों कीवर्ड्स, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स और हर्डल्स, ये तीनों आपने अपने थीसिस स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट करके इसको बेहतरीन किस्म का थीसिस स्टेटमेंट बना लिया। अब जो दूसरा फंडामेंटल रूल है या टिप है वो है मेक इट जनरल। यू हैव टू मेक योर थीसिस स्टेटमेंट जनरल। आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं करना अपने आप को, ठीक है। अब ये मैं आपको मिसाल के साथ समझाती हूँ कि मेरे कहने का क्या मतलब है। मिसाल के तौर पे आपके एस्से का टॉपिक है सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो अगर आपने इसका ये थीसिस स्टेटमेंट बनाया होता कि पाकिस्तान इज़ करेंटली फेसिंग द प्लेथोरा ऑफ सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस सच एज इलिटरेसी, पॉवर्टी एंड करेंट अकाउंट डेफिसिट, तो ये थीसिस स्टेटमेंट प्रॉब्लमेटिक होता अगर आप ये बनाते तो। अब ज़रा इसको जांच लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि आपने जो स्टांस लिया है आपने अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ों के साथ लिंक किया है, ठीक है। इस तरह से आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। अब होगा क्या? अकॉर्डिंग टू योर थीसिस स्टेटमेंट आपने पूरे 3 घंटे पूरा का पूरा एस्से जो है इन 3 चीज़ों के गिर्द ही आपने मतलब आपका ऐसे घूमना चाहिए, सही है। वो 3 चीज़ें कौन सी जिनका जिक्र आपने अपने थीसिस स्टेटमेंट में किया है? मिसाल के तौर पे इलिटरेसी, पॉवर्टी एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कितनी को इस पे पैराग्राफ्स लिख लेंगे, कितना लिख सकते हैं आप इस पे, ठीक है ना। जब आप रिस्ट्रिक्ट होते हैं तो ऑब्वियसली आप इतना खुल के नहीं लिख पाते, इसलिए आपने थीसिस स्टेटमेंट हमेशा जनरल बनाना है। मिसाल के तौर पे अगर इसी थीसिस स्टेटमेंट को हम ज़रा ठीक करके लिखें या इसको जनरल बना के लिखें, पहले तो रिस्ट्रिक्ट था ना, अब इसको अगर हम जनरल बनाएं तो क्या बनेगा? पाकिस्तान इज़ फेसिंग severe सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस, हाउएवर स्टेप्स कैन बी टेकन टू एड्रेस दीज इश्यूज़। अभी देखें कितना सिंपल है, प्लेन है और टू द पॉइंट है। इसमें हमने कोई 2-4 चीज़ों का जिक्र नहीं किया। हम इसमें आज़ाद हैं, हम जितने चाहे मर्ज़ी फैक्टर्स बता सकते हैं, ठीक है। उस पर पैराग्राफ्स बना सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली आपने ये देखना है कि आपने इतने ज़्यादा भी पैराग्राफ्स नहीं बना देने या इतना ज़्यादा भी आपने आउटलाइन में पॉइंट्स नहीं लिख देने जिन पर आप एस्से में वो पैराग्राफ लिख ही ना पाएँ, ठीक है। तो वो एक अलग किस्म का इशू फिर निकल आता है। तो इस वजह से आपने 6 से 7 पॉइंट्स एक मेन हेड के अंदर काफ़ी हैं, सही है। और टोटल एस्से के जो पैराग्राफ हैं वो 17 से 18 भी काफ़ी होते हैं, थोड़ा 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई मसला नहीं उसमें। अच्छा, तो ज़रा समराइज़ कर लेते हैं इन पॉइंट्स को। कीवर्ड्स जब आप इस्तेमाल करेंगे अपने एस्से स्टेटमेंट में से तो एग्ज़ामिनर को पता चलेगा कि आपने पिक कर लिया है टॉपिक,
कि टॉपिक आपसे क्या डिमांड कर रहा है। तो एक ग्लैंस में उसको पता चल जाएगा कि आपने उसमें से काम की चीज़ें यानी कि कीवर्ड्स पिक कर लिए हैं और उसी को एड्रेस करते हुए आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट बना रहे हैं। इससे एक और फ़ायदा ये हुआ कि एग्जामिनर को ये भी इम्पैक्ट जाएगा कि ये आपने रेलेवेंट थीसिस स्टेटमेंट बनाया है, सही है। और दूसरा, आपने जब जनरल थीसिस स्टेटमेंट बनाया तो उससे क्या हुआ कि आपको ही फ़ायदा हो गया कि आपको 1 या 2 पॉइंट्स पे रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना पड़ा, बल्कि आपको एक मौका मिल गया, एक आज़ादी मिल गई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पर खुल के लिख सकते हैं। ओपन एंडेड आपने बनानी है थीसिस स्टेटमेंट। तो आई होप कि आपने ये पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे और आप इसको इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन किस्म की थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, किसी मेंटोर से चेक करवाएं, ठीक है, ताकि आपका ये परफेक्ट हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।